हेलो। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का मॉर्निंग एडिशन। मेरे साथ आज अमित कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं। फाउंडर और सीईओ हैं फिनट्रेक कैपिटल के। अमित जी, बहुत शुक्रिया अपना समय बिज तक को देने के लिए। थैंक यू रजत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आप सभी व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। और आज देखते हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत कैसे करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है कि आज शुरुआत जो है वो दमदार करें इंडियन मार्केट्स। देखिए, अभी एसजेएक्स निफ्टी बता रहा है कि 80 से 90 अंकों का गैप अप हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिले, लेकिन ऑलरेडी रफ्तार पकड़ी हुई है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हमने अर्निंग सीजन में देख लिए हैं, तो इन लेवल से क्या यहाँ से अभी और चढ़ेंगे या फिर अब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिकन मार्केट्स का मूड माहौल देखते हैं और उसके बाद एशियाई बाजारों का सेटअप, निफ्टी का सेटअप, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो आज अमित जी से, तो आप करना सिर्फ आपको यह है कि बिस्तर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहां पर आप ये शो देख रहे हो वहां पर चैट बॉक्स सेक्शन में जाकर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हो। और एक काम जरूर कर लीजिए, तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके बाद आपके पास मौका होगा लेटेस्ट कंटेंट पाने का और साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने का भी। लेकिन सीधा चलते हैं अमेरिकन मार्केट्स के मूड माहौल और जायजा देखते हैं। इस समय मार्केट्स ऊपरी स्तरों पर, इनफैक्ट पिछले सत्र में देखिए वोलेटाइल मूव तो था नो डाउट, लेकिन बढ़ गए। डाउ जोन्स 1.25% चढ़ा है, एसएनपी भी 1.25% और नास्डैक में भी 132 अंकों का उछाल देखने को मिला है। बढ़िया था यूरोपियन मार्केट्स, जहां पर रिटर्न्स इससे भी शार्प नजर आ रहे थे। 2% से 2.25% के आसपास की तेजी पिछले सत्र में, यानी कि शुक्रवार के सत्र में बनती हुई नजर आई। डैक्स, फुट्सी और कैक तीनों इंडाइसेस में तगड़ी चाल बनी थी। लोअर लेवल से पलट रहे हैं तमाम मार्केट्स, लेकिन हमारे मार्केट वन वे ट्रैक पे हैं। और जैसे हमने पिछले शुक्रवार के सत्र में मार्केट क्लोजिंग में आपको बताया था कि ये जो क्लोजिंग होने जा रही है निफ्टी की, ये फरवरी 2022 के बाद सबसे बढ़िया क्लोजिंग लेवल निफ्टी का आया है वीकली बेसिस पे। हफ्ते के दौरान कभी भी इस लेवल पे कभी भी क्लोज नहीं किया था। तो अब एसजेएक्स निफ्टी आज 90 अंकों की चाल पकड़े हुए है। निके 1.25% ऊपर है, हैंगसेंग 2.25% ऊपर है और शुक्रवार को क्रूड 4% उछला था, लेकिन आज 1% नीचे है। और एक और चीज जो अमेरिकन मार्केट्स को ड्राइव कर रही थी वो थी जॉब रिपोर्ट्स। जॉब आंकड़े तो बेहतर आ गए, लेकिन बेरोजगारी दर भी बढ़ गई। नॉन फार्म पेरोल आंकड़े जो हैं वो अनुमान था कि 1.95 लाख रहेंगे, लेकिन उससे बढ़कर हो गए 2.61 लाख। और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वहां पर 3.6% की एक्सपेक्टेशन थी, आ गई 3.7%। सर, अभी इन आंकड़ों को समझे कैसे अमित जी, और क्या यहां से अभी इंडियन मार्केट्स और तेज हो सकते हैं या फिर अब थोड़ा डिप एक्सपेक्टेड है? जो एनएफपी का डेटा, नॉन फार्म पेरोल का डेटा फ्राइडे को आया है, उससे इंडिकेशन ये है कि मार्केट, यूएस मार्केट थोड़ा ओवरहीटेड है। तो जो पोजीशंस हैं, ओपन पोजीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो इतनी जल्दी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। उसका एक वन ऑफ द रीजंस ये है कि सारे कॉर्पोरेट्स जो है वो इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो वेज ग्रोथ है वो ज्यादा है। तो जो भी पोजीशंस भरनी है उनके लिए पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो वो एक डिलेमा यूएस मार्केट्स में आई थिंक रहेगा थोड़े टाइम तक, जब तक ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता। एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न, तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं आफ्टर अ वेरी शार्प ड्रॉ डाउन। यूएस मार्केट एक्चुअली काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है। 19% एसएनपी हुआ है, 29% नैस्डैक इंडेक्स हुआ है। तो वहां पर मंदी ज्यादा है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी और बढ़ने की उम्मीद है, यूएस में 5% की टर्मिनल रेट की बात कर रहे हैं, तो मतलब अनदर 1.5% और सो बढ़ने की उम्मीद है। तो वहां पर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर बना रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक एक मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा गिर गिर गया है वहां पर। तो शॉर्ट टर्म में एक अप मूव आ सकता है जब ये इवेंट्स शॉर्ट टर्म वाले खत्म हो जाए। लेकिन आई थिंक नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर एटलीस्ट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ा प्रेशर में रहेगी। तो मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन वोलेटिलिटी भी बनी रहेगी। ओके राइट, तो वोलेटाइल मूव्स तो रहेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, लेकिन खरीदारी के मौके ढूंढने तलाशें। लेकिन सर, इंडियन मार्केट्स पे अब क्या ट्रेंड इमर्ज होगा? क्योंकि 18,100 के लेवल का हम देख रहे हैं कि इस बार फेड पॉलिसी के बाद चाहे अमेरिकन मार्केट संभलने की कोशिश करो, लेकिन इंडियन मार्केट्स पहले संभल गए और वो यहाँ से भी और बेहतर चाल दिखा रहे हैं। 18,100 के लेवल को मेंटेन किया हुआ है। ये वीकली बेसिस पे सबसे बढ़िया क्लोजिंग लेवल हमने आते देखे थे पिछले सत्र में। यहाँ से और कितना बढ़ सकते हैं? So you're right. Indian markets have been very resilient. और जितने भी डोमेस्टिक मैक्रो से हमें पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, वो एक तरह से फैक्टर इन हो रहे हैं। और ये जो स्टेबिलिटी है, दिस इज वेरी गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स, बिकॉज एफआईज ऑल्सो वांट टू सी
दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन दे पुट द मनी। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 18,300-380 के अराउंड है, और अगर वो हो जाती है तो फिर आई थिंक नया एक ऑल टाइम हाई बन सकता है। अगेन जो टेक्निकल स्टडीज हैं वो दैट इंडिकेट्स कि 18,800 के आसपास दोबारा से एक रेजिस्टेंस आ सकती है। आई थिंक उस लेवल्स पे थोड़ी सेलिंग हो सकती है अगर वहां तक जाता है तो, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग शायद उतनी कैचअप ना कर पाए, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा रहेंगे। बट मुझे लगता है कि निफ्टी सौरभ 18,800 और 17,500-600 के बीच में यहाँ पर फ्लक्चुएट कर सकती है शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक वंस दिस ऑल वोलेटिलिटी इज हैपेंड, ऑल द शॉर्ट टर्म इवेंट्स आर डन, then we'll see a very strong up move towards the upside. But I think उसमें अभी 3-4 महीने और हैं। ओके राइट। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप अगर हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए तो तरीका बहुत सिंपल है। आपको कोई भी सवाल पूछना है अपनी होल्डिंग्स पे तो प्लीज चैट बॉक्स सेक्शन पे अपने सवाल जो है वो पोस्ट करते चलें। अभी थोड़ी देर में आपके सवाल लेने शुरू करेंगे, और एक काम जरूर कर लीजिए ताकि ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अमित जी सिर्फ अपना नजरिया देंगे मार्केट्स पे, किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। आपको इस शो में सिर्फ लेवल्स बताए जाएंगे जो उस स्टॉक के टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वो रिस्पेक्ट कर सकता है, और दूसरा फंडामेंटली वो स्टॉक कैसा लग रहा है। अगर आपको इस पे कोई भी राय चाहिए तो प्लीज और प्लीज अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन अमित जी, जो मुद्दा है ना वो है ये कि सरकारी बैंक्स निजी क्षेत्र के बैंक्स के मुकाबले जबरदस्त तरीके से चल पड़े सर। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से सरकारी बैंक्स निजी क्षेत्र को अब आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है? और हम देख रहे हैं छोटे बैंक्स में तो, और मतलब जो छोटे टिकट वाली जो स्टॉक्स होते हैं उनमें एकदम से तेजी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। राइट, सो आई थिंक ये पीएसयू की थीम्स ऑलमोस्ट हमने पिछले 1.25 साल में और 1 साल में आइडेंटिफाई करी थी, और आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है कि पीएसयू बैंक बहुत अंडर ओन्ड है, अंडर वैल्यूड है। और जो फंडामेंटल ट्रिगर आया है वो आया है इनकी बैलेंस शीट सब क्लीन अप हो चुकी हैं सारी, और जितने भी एटलीस्ट टॉप 3-4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें लेंडिंग वापस से एक साइकिल स्टार्ट हो रही है, केपेक्स साइकिल हो रही है वापस से स्टार्ट। हमने Q2 का डेटा जो देखा है उसके अकॉर्डिंग इंफ्रा, रिन्यूएबल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही ऑलमोस्ट 14% की केपेक्स इंक्रीज हुआ है, और ये लेंडिंग मोस्टली जो है वो पीएसयू बैंक्स कर रहे हैं। तो इनकी टेल विंड्स काफी ज्यादा हैं, इनमें पॉजिटिव ट्रिगर्स बहुत ज्यादा हैं कि केपेक्स साइकिल स्टार्ट हो रही है, बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुका है, मैनेजमेंट कुछ बैंक्स में चेंजेस हुए हैं जो कि वो पॉजिटिव हैं, और सेकेंडली ये बहुत ही अंडर ओन्ड और अंडर वैल्यूड थे। तो अंडर वैल्यूड का मतलब सम ऑफ देम अभी ऑलमोस्ट 6 महीने पहले दे वर ट्रेडिंग बिलो द बुक वैल्यू, तो वो काफी अंडर वैल्यूड हो गए थे। सेकेंडली दीज आर वेरी अंडर ओन्ड, क्योंकि पिछले काफी टाइम से ये चले नहीं थे, ऑलमोस्ट 3-4 साल से, एक्सेप्ट एसबीआई। तो इसमें ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशंस की, म्यूचुअल फंड्स की पोजीशंस बहुत कम थी, और तो उस वजह से इनमें बाइंग जब आ रही है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, और जितना छोटा शेयर है उतनी एग्रेसिव बाइंग है, क्योंकि उसमें पोजीशंस नील थी, ऑलमोस्ट 0 के बराबर थी। तो इसीलिए, लेकिन हमारी सलाह ये है कि बड़े बैंक्स में बना के रखें, ताकि वहां पर अगर कुछ झटके भी आए तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, टेंशन ना हो उसको होल्ड करने में। तो हमारी सलाह हमेशा टॉप बैंक्स में बने रहने की है, चाहे वो पीएसयूज हो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो। राइट, तो फिर टॉप मोस्ट बैंक के पास ही चलते हैं सर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों पे ही आपसे सवाल होगा। ये नतीजे आपको कैसे लगे? नतीजे एक बार मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूं, और इनफैक्ट ये नतीजे फर्स्ट टेक में देखने में तो बहुत ही दमदार लग रहे हैं, क्योंकि मुनाफे में ग्रोथ है, एनआईए में ग्रोथ है, और साथ साथ एसेट क्वालिटी जो तो पहले ही बहुत बेहतर थी वो और इंप्रूव होती हुई नजर आई है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Q2 में मुनाफे की फिगर 73.9% बढ़ी है। अनुमान था 9,803 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले 13,264 करोड़ के पार मुनाफा पहुंच गया। एनआईए लगभग 13% बढ़ी है। अनुमान था 33,099 करोड़ का, उसके मुकाबले 35,183 करोड़ की फिगर पोस्ट कर दी। प्रोविजनिंग घटी है, जैसे मैंने कहा, ये तिमाही दर तिमाही आधार पर आंकड़ा है प्रोविजनिंग का। 3039 करोड़ आई है वर्सेस 4392 करोड़। तो यहाँ पर भी एसेट क्वालिटी में सुधार साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सब कम, नेट एनपीए अब 1% से कम हो गए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी कह रही है डोमेस्टिक वाला जो है वो है 3.02% से बढ़कर 3.32%। सर किसी पैरामीटर पे आपको ये कुछ कमजोर नतीजे लग रहे हैं, या फिर अभी ये नतीजे बेहतर हैं तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है?
आई थिंक रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है, जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे उससे भी ज्यादा है, और जो इंडिविजुअल एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा है। तो माय सेंस इज कि इसमें एक शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रिएक्शन आएगा और अप टू 10% तेजी आ सकती है फ्राइडे क्लोज से। जो क्रिटिकल चीज इसमें समझने की है वो ये है कि लेंडिंग इंप्रूव हुई है और लेंडिंग क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और उसके साथ साथ एनपीएस जो है वो कम हुआ है, चाहे आप ग्रॉस एनपीए देखें चाहे वो नेट एनपीए देखें, दोनों में कमी आई। और प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि 13,200 करोड़ है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। तो आई थिंक ये ट्रेंड एसबीआई में बना रहेगा, और इसमें बाइंग एक्चुअली एक्सेलरेट हो सकती है। जिन फंड्स के पास नहीं थे वो उसको लेने की कोशिश कर सकते हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो मुझे लगता है कि उनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी स्कोप ऑफ री रेटिंग एंड स्कोप ऑफ ओनरशिप बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके राइट, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, बिकॉज ये जो फंड हाउसेस का बहुत पसंदीदा शेयर होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सो हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन एंड कैनरा बैंक हैं, जो कि हमने अलग अलग पॉइंट पे अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को रिकमेंड किए हैं। तो एज अ डिस्क्लेमर हमारे पास ये सब रिकमेंडेड पोजीशंस ऑलरेडी हैं। सेवेंथ है मार्केट कैप के लिहाज से, तो एक दिग्गज ने अच्छे नतीजे अगर दिए हैं निफ्टी पे, तो डेफिनेटली आज स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ से भी और चढ़ता है तो पूरे बैंकिंग सेक्टर पर एकदम से पकड़ जो मजबूत करवा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन प्लीज और प्लीज, पहले ही ऑलरेडी ये नतीजों से पहले तेज हो चुका है, तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करेगा। ये 600 के लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो दिग्गज कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट्स को, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आज एक खबर आई है, और खबर है आपकी स्क्रीन पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5 साल के लिए केवी कामत को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, और वो कह रहे हैं कि श्री केवी कामत को RSIL के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। RSIL यानी रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। कंपनी का कहना है कि रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड होगा, और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज इकाई को वो डीमर्ज कराएंगे, उसकी एक अलग कंपनी बनेगी। रिलायंस के शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मिलने की बात तो हो ही गई है। पहले जब रिजल्ट्स आए थे रिलायंस ने तो इसकी घोषणा कर दी थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सचेंज पर लिस्ट होगी, तो ऑब्वियसली वैल्यू अनलॉकिंग का क्लियर कट कैंडिडेट है। लेकिन बड़ी खबर है ये कि मिस्टर केवी कामत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त हुए हैं, और हमको पता ही है कि आईसीआईसीआई बैंक को पूरा खड़ा करने में, एस्टैब्लिश करने में उनका बहुत ही बड़ा रोल था। तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा रोल है। अब सर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज किस पाथ पे चल पड़ी है, सवाल ये उठता है, फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार रिलायंस के लिए कितना बड़ा हो सकता है? फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस तो अभी नया है, उसमें इंश्योरेंस रहेगा, ब्रोकरेज रहेगा, डिपॉजिटरी बिजनेस रहेगा, उसमें नए बिजनेस ही सेटअप हो रहे हैं, तो और उसका टर्नओवर वगैरह अभी तो बहुत कम है। लेकिन जो नेटवर्क जियो का एस्टैब्लिश हो चुका है उसको यूज करने के लिए और उसको बेनिफिट लेने के लिए ये फाइनेंशियल सर्विसेज है। और हमने देखा है कि जब भी रिलायंस किसी नई फील्ड में आता है तो वो उसको मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करता है बहुत कम समय में। तो वैसा ही मुझे लगता है कि हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इन फील्ड्स में सब में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे ब्रोकरेज हो, चाहे डिपॉजिटरी हो, और इसमें एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स बहुत हैं। तो वो मार्केट कितनी जल्दी कैप्चर होगा दैट इज वेरी डिबेटेबल। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो जियो का नेटवर्क डेफिनेटली विल हेल्प इन गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ मार्केट पोजिशन, बट वो कितनी जल्दी होगा वो टाइम लगाएगा। तो आई थिंक वो रिलायंस का शेयर जो सॉर्ट ऑफ एक साइडवेज मूवमेंट है और जोन में है, उसमें ब्रेकआउट इस न्यूज पे होना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक एक न्यूज और है अपार्ट फ्रॉम केवी कामत, जो आ गए हैं, मेट्रो का कैश एंड कैरी वाली शायद डील हो रही है। yes. वो ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ की डील है, और मेट्रो के जो एसेट्स हैं बोथ फ्रेंचाइज मॉडल में और जो उनके कंपनी ओन्ड मॉडल्स में लैंड एसेट्स थे वो काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि रिलायंस रिटेल को फायदा हो सकता है उससे, क्योंकि रिलायंस रिटेल के अंडर वो मेट्रो आ जाएगा, तो वो वाले स्टोर्स रिलायंस ऑक्युपाई कर लेगा, और वहां पर
एक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आई थिंक ट्रिगर्स हैं काफी सारे। बोनस इशू भी आएगा नेक्स्ट मंथ तक, आई थिंक अकाउंट्स में आ जाएगा। तो ट्रिगर्स हैं, बट इसमें प्रॉब्लम जो अभी रिलायंस में है वो ऑयल एंड गैस में है। ऑयल एंड गैस अगर प्राइसेस 110 120 वापस चले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये 80-90 रहता है तो इसमें इन्वेंट्री लॉसेस वगैरह के होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आई थिंक मतलब देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव ट्रिगर्स आल्सो। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट होगा। ज्यादा खबरें जो आ रही है जियो को लेकर आ रही हैं। अभी जियो फाइनेंशियल जैसे हमने बात करी, इसके ऊपर खबर आ गई, और दूसरा जो आप बात कर रहे थे वो मेट्रो एजी और रिलायंस के बीच में डील, जो उनका कैश एंड कैरी होलसेल कारोबार जो है मेट्रो एजी का, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है ये डील 4000 से 4500 करोड़ में हो सकती है। तो एक बड़ी डील जो रिलायंस कर सकता है। तो यही बात है, मुद्दा यही था आज का कि दो बड़ी कंपनियां निफ्टी की हैं, उन्होंने ही कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी हैं जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन प्लीज निवेश करने से पहले थोड़ा कॉशियस जरूर रहिएगा। अब बहुत सारे दर्शक जो है सर वो वेट कर रहे हैं और उनके पास चलते हैं, वो आपसे इंटरैक्ट भी करना चाहते हैं। एक एक करके मैं सवाल लेने शुरू करता हूँ। दिलीप कुमार जी नमस्कार, अमित जी नमस्कार, प्रतीक जी बहुत शुक्रिया अपने समय व्यस्त को देने के लिए। शुरुआत अमित जैन जी से करते हैं, बोल रहे हैं एक्सिस बैंक का शॉर्ट टर्म टारगेट पूछा है इन्होंने, और व्यू क्या है आपका निजी क्षेत्र के बैंक्स? सी एक्सिस बैंक, आई मीन स्टॉप लॉस टारगेट तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन एक्सिस बैंक में एक जो बड़ा चेंज आया वो ये है कि वो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस ले रहे हैं। तो वो वाली आई थिंक ऑपरेशंस डील हो चुकी है, लेकिन ऑपरेशंस लेने में आई थिंक बाय फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च एंड तक वो हो जाना चाहिए। तो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग गुड इन द टर्म्स ऑफ, मतलब बिजनेस में मुझे कोई इशू नहीं लगता। जिस तरह के रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, इनफैक्ट रिजल्ट पे ऑलमोस्ट 10% का मूव बहुत जल्दी आ गया था, 820 से 920 के बीच में। इसमें एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाता है वो ये हो जाता है, स्पेशली टुवर्ड द फाइनेंशियल ईयर एंड, वो ये है कि इसमें सूटी का स्टेक है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को अगर डाइवेस्टमेंट के लिए पैसा रेज करना है, डाइवेस्टमेंट का टारगेट पूरा करने के लिए, तो गवर्नमेंट की सेलिंग इसमें पॉसिबिलिटी है आने की। तो वो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है, बट आई थिंक बिजनेस वाइज कोई मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको होल्ड करना चाहिए। एक जनरल डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि जो भी स्टॉक डिस्कस होगा उसको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आप देख सकते हैं इस शो में, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर देख लें। हम सिर्फ लेवल्स जो कि इंपॉर्टेंट होंगे तकनीकी तौर पे वो बताएंगे आपको, और साथ ही साथ फंडामेंटल्स उस कंपनी के, उस स्टॉक के, उस सेक्टर के कैसे हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है हर स्टॉक के लिए, हर व्यूअर के लिए। प्रतीक जी नमस्कार, टाटा स्टील, बस उन्होंने ये लिख के दिया टाटा स्टील, तो ऑब्वियसली पूछ रहे हैं टाटा स्टील कैसे लग रहा है। और इनफैक्ट सर ये मेटल स्टॉक्स ना इस सीरीज में लोअर लेवल से जो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन दिखती है वो मेटल स्टॉक्स पे दिखती है। ऐसा क्यों? ये तो बहुत पिटाई हो गई, नतीजे भी कुछ इतने अच्छे नहीं आए इन कंपनियों के। सी आई थिंक रिजल्ट्स तो नहीं ठीक आएंगे, लेकिन इसमें आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रिगर जो बन रहा है वो ये बन रहा है चाइना रीओपनिंग का। तो चाइना में अभी पिछले ऑलमोस्ट 9-10 महीने से, जब से ये स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, कोविड केसेस की वजह से जीरो कोविड पॉलिसी है। तो अगर वहां पर किसी सिटी में 5, 10, 15 केसेस भी हो जाते हैं तो वो उस सिटी को शट डाउन कर देते हैं या उस एरिया को शट डाउन कर देते हैं। तो उम्मीद एक्चुअली ये है आफ्टर जाए प्रेसिडेंट जो री इलेक्ट हुए हैं, तो उम्मीद ये है कि ये जीरो कोविड पॉलिसी इवेंचुअली हट जाएगी और चाइना विल बी फुली रीओपन। तो लास्ट वीक कुछ र्यूमर्स कह लीजिए या कुछ न्यूज फ्लो इस तरह से था कि एटलीस्ट जो रीओपनिंग होगी वो फ्लाइट्स में रीओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहां पर कुछ रिलैक्सेशन आ जाएंगी। और अभी जो बेस केस तो ये है कि वो नहीं होगा, लेकिन मार्केट में फिर भी काफी सेंटिमेंट ऐसा है कि ये रीओपनिंग एटलीस्ट ईयर एंड तक, अगर इमीडिएट नहीं है तो ईयर एंड तक हो जाएगी। तो आई थिंक वो शॉर्ट टर्म में जितने भी मेटल्स हैं, कमोडिटी स्टॉक्स हैं, इनमें वो स्पेकुलेटिव पोजिशनिंग दिखाई दे रही है कि लोग वांट टू प्ले दैट रीओपनिंग चाइना ट्रेड। But as far as the results are concerned, I don't see very big moves. Obviously ये इतने गिर गए हैं टॉप से, ऑलमोस्ट 40-50% गिर गए थे, तो वो एक बाउंस बैक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या इसमें नए हाइज बनेंगे इमीडिएट फ्यूचर में।
ओके, सत्येंद्र मिश्रा जी पूछ रहे हैं आपका रिलैक्सो पे क्या व्यू है, और क्या ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को आप ट्रैक करते हो? इसके रिजल्ट्स वो कह रहे हैं कि ठीक थे, तो क्या मैं इसमें और खरीदारी कर सकता हूँ? सो लेटेंट व्यू तो हम ट्रैक नहीं करते हैं। एज फार एज रिलैक्सो इज कंसर्न्ड, रिलैक्सो में दो इश्यूज है। एक तो जो कमोडिटी प्राइसेस लास्ट ईयर इंक्रीज हुए थे, उसकी वजह से काफी मार्जिन प्रेशर रहा है रिलैक्सो पे, और उसके लिए उसको केटर करने के लिए रिलैक्सो ने एक्चुअली प्राइस कट किया था, क्योंकि वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हो रहे थे। इसलिए रिलैक्सो ने प्राइस कट किया था कॉम्पिटिटिव पोजीशन मार्केट में बनाने के लिए। तो आई थिंक वो प्राइस में वही चीज रिफ्लेक्ट हुई है कि वॉल्यूम तो आई है, बट सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम और एक मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन वो मार्जिन से इम्पैक्ट हो गए क्योंकि इतनी कॉस्ट थी। तो आई थिंक ये समय के साथ थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अभी पिछले 3-4 महीने में ही नीचे आए हैं। तो आई थिंक वो ईयर ऑन ईयर जब आएगा नेक्स्ट ईयर तो थोड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। बट इसमें एक नेगेटिव जो मुझे सबसे बड़ा लगता है, जो हमने अभी रिसेंटली सर्वे किया है, तो रूरल डिमांड बहुत इम्पैक्टेड है, और रिलैक्सो का मेजर बिजनेस एक्चुअली रूरल डिमांड है, जहां पर लोग फ्लोटर्स या चप्पल्स वगैरह ज्यादा पहनते हैं। तो रूरल डिमांड काफी क्रश हो गई है, विच इज वेरी ऑपोजिट टू व्हाट इज हैपनिंग इन अर्बन एरियाज। कि अर्बन एरियाज में डिमांड अच्छी है, पर रूरल एरियाज में डिमांड जो है वो क्रश हो गई है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि रिलैक्सो पे प्रेशर थोड़ा शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट वो बना रहेगा। और क्या था, 1450 पे ऑलमोस्ट 65x हो गया था, ये काफी एक्सपेंसिव हो गया था वैल्यूएशन वाइज भी। तो प्राइस एंड टाइम करेक्शन आई थिंक दोनों हो सकती है इसके अंदर। तो ये पूरे सेक्टर पे लागू होता है क्या? क्योंकि दिवाली से पहले तो हमने देखा था कि इन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बन गई थी। रिलैक्सो तो खैर अपनी जगह ठीक है, जो बाकी के थे ना वो तो इससे भी ज्यादा तेज हो गए थे, जैसे कि मिर्जा और लिबर्टी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर बहुत तगड़ी चाल बननी शुरू हो गई थी। सी अगेन वो मतलब हम लिबर्टी को रिलैक्सो से कंपेयर थोड़ा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स के अलावा कई बार वो फ्लोट वाला गेम भी हो जाता है। लेकिन लिबर्टी शूज में अगर आप देखें तो वापस से करेक्शन आ गई है, 440 से ऑलमोस्ट 300 के नीचे आ गया है। तो आई थिंक ये सारे फुटवेयर स्टॉक्स में यही हुआ है, क्योंकि जो डिमांड रूरल डिमांड है वो सब्सटैंशियली कम हुई है। अर्बन डिमांड पे फर्क नहीं पड़ा है, स्टिल लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी है या ऑफलाइन भी करी है शॉपिंग। लेकिन रूरल में जहां पर स्ट्रेस है, वहां पर जो कंजम्पशन है वो डेफिनेटली हिट हुआ है। ओके, राइट। आगे चलते हैं और सवाल है भारती एयरटेल पे राजकुमार जी का। ये कह रहे 775 पे होल्ड कर रखा है सर। एक्चुअली हम लोग भारतीय एयरटेल ट्रैक नहीं करते, तो टेक्निकल लेवल्स आपको नहीं बता पाऊंगा इतने। बट फंडामेंटली टेलीकॉम की स्टोरी कैसी लग रही है अभी पोस्ट 5G रोल आउट? लग रहा है कि इट्स अट्रैक्टिव स्पेस राइट नाउ, या फिर अभी इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ेगी, समय लगेगा रिजल्ट आने में, तो थोड़ा आई थिंक 5G की वजह से प्राइस हाइक हो जाएगा बाय इधर दिसंबर एंड और जनवरी। आई थिंक प्राइस हाइक हो जाएगा। इवन जियो ने भी जो सॉरी एयरटेल ने ही जो गाइड किया है वो जनवरी तक गाइड किया है, और आई थिंक जियो भी फॉलो करेगा। तो रेट इसमें प्राइस हाइक होने की उम्मीद है। तो प्राइस हाइक होगी तो उसमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा भारतीय एयरटेल में। सवाल है अदानी। अब अदानी ग्रुप के ऊपर तो आना ही है सवाल, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस रिजल्ट्स के बाद एकदम से तेज हुआ है, फिर वो बाकी की स्पेस भी सबके रडार पर आ जाती है कि अब उस पूरी स्पेस पे क्या होगा, कि बहुत बीटन डाउन है ये शेयर्स। सबसे पहले तो अदानी एंटरप्राइजेस पे क्या करना चाहिए पोस्ट रिजल्ट्स? Again, Adani Enterprise, we don't track and we don't recommend it to our clients also. We have not recommended. So it's a little difficult to, make comment about the stocks which we don't ये track. वैसे हमने ये रिपोर्ट चलाई थी कि म्यूचुअल फंड्स के फंड हाउसेस के पोर्टफोलियो में अदानी के स्टॉक्स नहीं होते हैं ज्यादातर, लेकिन दो हैं, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स ये तो रहते हैं, पैसिव पोर्टफोलियोज के भी रडार पर रहते हैं। राइट, तो वो पैसिव फंड्स को तो बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंडेक्स के पार्ट हैं, तो इसलिए वो तो उनको बाय करना ही पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक कि एक्टिव फंड्स में इतनी ज्यादा एलोकेशन है। अदानी पोर्ट्स में फिर भी है, बट अदानी एंटरप्राइज में इतनी एक्टिव फंड्स में नहीं है। पैसिव फंड्स में तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी सवाल ये भी है, जो दो आईपीओ खुले हुए हैं, व्यूअर हैं राहुल कुमार जी, वो बोल रहे हैं कि क्या सर मार्केट के इस पड़ाव पे इन आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? एक का तो सब्सक्रिप्शन ठीक हो गया जो पिछला बंद हुआ है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस वाला, और अभी जो खुला हुआ है बीकाजी फूड्स और ग्लोबल हेल्थ, आपने ट्रैक किया क्या इन आईपीओ को?
सो बीकाजी फूड्स और मेदांता ग्लोबल हेल्थ जो है वो दोनों को हमने ट्रैक किया। दीज आर गुड बिजनेसेस टू हैव, लेकिन वैल्यूएशन हमें थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है इस पॉइंट पे। सेकेंडली क्या हो रहा है कि फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये सारे आईपीओ एक साथ आ गए हैं, ऑलमोस्ट 7 आईपीओ लास्ट वीक और इस वीक में आ गए हैं। तो वो क्या हो रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो कॉन्स्टेंटली इनका रिड्यूस हो रहा है। और तो उसमें इशू ये होगा कि जब इतने सारे हो जाते हैं तो कैपिटल भी डिवाइड हो जाती है जहां पर लोगों को अप्लाई करना है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए टैंक कर जाता है किसी वजह से, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्चुअली डिस्काउंट में चले जाते हैं। यूजुअली ऐसा देखा गया है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे आईपीएस क्योंकि एक साथ आ रहे हैं, तो थोड़ा हिट एंड मिस टाइप हो सकता है कि लिस्टिंग किसकी क्या होगी और कैसे नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो मुझे लगता है कि रुक कर थोड़ा लेना चाहिए। इसमें बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं, स्पेशली बिजनेसेस लाइक बीकाजी और मेदांता। दीज आर गुड बिजनेसेस, बट प्राइस हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। तो हम आई विल प्रोबेबली वेट एंड वॉच एंड देन मेक अ पोजीशन ऑन दिस। ओके सर, ये रिटेल शेयर्स पे अभी क्या व्यू रखना चाहिए, स्पेशली टाइटन जो बार बार रडार पर आ रहा है, बिकॉज 33.7% मुनाफा बढ़ा है, आय 21.8% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा कह रहे हैं 29.4% बढ़ा है। लेकिन इन्होंने तो क्वार्टरली अपडेट्स में बता दिया था कि इनकी जो Q2 रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे रह सकते हैं। सभी एनालिस्ट मान के चल रहे थे क्योंकि हर वर्टिकल में बहुत अच्छी ग्रोथ थी। इन लेवल्स पे क्या वैल्यूएशंस जस्टिफाई होंगी टाइटन की? सो आई थिंक टाइटन के केस में क्या होता है कि स्टॉक ना पहले ही रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ द क्वार्टर या फर्स्ट 10 डेज में आ जाता है। तो एक्चुअली जो जब रिजल्ट आता है तो वो ऑलमोस्ट प्राइस इन होता है। तो जो अभी करंट रिजल्ट आया हुआ है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ठीक आया है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है स्टॉक में। तो वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। लेकिन अगर किसी को मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, 6 से 12 महीने या उससे ज्यादा का व्यू है, तो उसको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा तेजी ना आ पाए, बिकॉज रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, एफएमसीजी में तो दो अलग अलग रिजल्ट्स आ गए। ब्रिटानिया बोल रहा है मुनाफा 28.5% बढ़ा है, आय 21.4% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है ब्रिटानिया का लगभग 27.5%। तो यहाँ तक तो स्टोरी ठीक थी। मार्जिन भी कह रहे हैं ऊपर से ब्रिटानिया बोल रहा है मार्जिन बढ़ गए 15.5% से बढ़कर 16.3% हो गए। ऊपर से फिर एक और है मैरिको, वो बोल रहा है मेरा मुनाफा घट गया है 2.8% और आय 3.2% बढ़ी है। तो सर ये दोनों एक ही सेक्टर की कंपनी, रिजल्ट्स में बहुत फर्क नजर आ रहा है। आई थिंक कमोडिटीज जो करेक्शन हुई है उसका ज्यादा फायदा ब्रिटानिया को हुआ है। पाम ऑयल में जो करेक्शन हुई है वो उसका एडवांटेज ब्रिटानिया को ज्यादा है और मैरिको को कम है, क्योंकि मैरिको कोपरा प्राइजेस से चलता है, कोकोनट प्राइजेस से चलता है। और ब्रिटानिया जो है वो जो हम ईटेबल्स खाते हैं, बिस्किट्स एंड ऑल, उससे चलता है। तो वो दोनों एफएमसीजी सेक्टर में दोनों है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट्स आर वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। सो आई थिंक जो कमोडिटी प्राइसेस के डिक्लाइन हुआ है उससे एडवांटेज ब्रिटानिया को ज्यादा मिला है। और मैरिको को जो कोपरा प्राइसेस में वोलेटिलिटी रही है उसकी वजह से मार्जिन थोड़े से कंप्रेस्ड हैं शॉर्ट टर्म में। ओके, एबीएफआरएल आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसको ट्रैक करते हो आप? सो ट्रैक नहीं करते, बट रिटेल में हमारा रिटेल जितने भी सेक्टर्स हैं, मतलब रिटेल में जितने भी स्टॉक्स हैं, एबीएफआरएल, ट्रेंट एक्सेट्रा, आई थिंक इनके Q3 जो ये करंट क्वार्टर है इसमें दिवाली और प्री दिवाली सेल्स जो हुई है वो काफी स्ट्रांग रही है। अर्बन कंजम्पशन जैसे मैंने पहले कहा कि काफी स्ट्रांग रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके रिजल्ट्स नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे आएंगे। और लेकिन इसमें इशू थोड़ा ये हो सकता है कि इसमें ऑलरेडी ये काफी एलिवेटेड प्राइसेस पे हैं, वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है। तो वो ये हो सकता है कि रिजल्ट से पहले ही सारा काम हो जाए और रिजल्ट पे एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। तो आई थिंक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक the upside is limited in these stocks, especially ABIFRL and Trent, which have run up a lot in the past 4-5 months. ओके राइट सर, सवाल है टेक महिंद्रा। ऑब्वियसली जो व्यूअर हैं ये स्टील सेक्टर पे और आईटी सेक्टर पे आपका व्यू जानना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं टाटा स्टील और टेक महिंद्रा ये कैसे रहेंगे? ऑब्वियसली दोनों बड़ी बड़ी कंपनियां चुन ली हैं तो ये अच्छी बात है क्या?
सो आई थिंक आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन वाइज तो एवरीथिंग हैज बिकम चीप नाउ कंपेयर टू लेट्स से ऑलमोस्ट 1 year ago, जब ये सारे स्टॉक्स काफी एलिवेटेड प्राइसेस पे थे. तो वैल्यूएशन वाइज आई थिंक करेक्शन हो गई है. अब टाइम करेक्शन मुझे लगता है कि और 1-2 क्वार्टर की हो सकती है. तो किसी को अगर लॉन्ग टर्म व्यू है 2-3 साल का, तो इसमें पोजीशंस बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए. चाहे लमसम नहीं करे तो सिर्फ फॉर्मेट में इसमें पोजीशंस बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए वापस से. क्योंकि हमने लास्ट ईयर एक्चुअली आईटी का एक्सपोजर लेस देन 5% कर दिया था अपने स्ट्रैटेजीज में. तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था क्योंकि यूएस में वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई थी, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आता था. और अभी भी अगर आप कमेंट्रीज देखें आईटी कंपनीज की, तो सबके पास प्रोजेक्ट्स हैं, सबके पास बिजनेस है, लेकिन उसमें कितना डिले होगा और कितना जल्दी वो एग्जीक्यूट होंगे और नया बिजनेस कितना आएगा, वो चीजों पे डाउट है. तो मार्जिन्स आई थिंक शॉर्ट टर्म में वो थोड़े कंप्रेस हो सकते हैं. एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर कंप्रेस रह सकता है. उसमें से 1 क्वार्टर तो ऑब्वियसली निकल चुका है Q2 का. मुझे लगता है कि किसी का लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशंस बनाने चाहिए. इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रा बेट कि अभी कोई ध्यान इतना दे नहीं रहा है आईटी स्टॉक्स पे, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी पे. तो इसमें आई थिंक तेजी बनेगी, बट इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए. और पोजिशनिंग जो कर रही है वो लमसम नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्मेट में करनी है. हाँ, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो, धीरे धीरे करके करोगे तो उससे एवरेजिंग का फायदा होगा. और अच्छी कंपनी में करना, बड़ी कंपनियों में करोगे आईटी सेक्टर में, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपका निवेश आपको फायदा दे सकता है. लार्ज कैप्स की तरफ जाएं और क्वालिटी मिड कैप्स की तरफ जाएं. इसके अलावा एक व्यूअर हैं सौरभ जी, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं. सौरभ जी नमस्कार. पूछ रहे हैं आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और अदानी पोर्ट्स, अगर ऐसा पोर्टफोलियो बना लिया जाए, नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी जाए, तो फिर कैसा रहेगा? सो पोर्टफोलियो तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 3 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाता है, जिसमें रिस्क एपेटाइट आपका उस लेवल का होना चाहिए. तो वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेटर बता सकता है. बट इसमें से आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई हमारे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं. हमने अपने सब्सक्राइबर्स को और क्लाइंट्स को रिकमेंड ऑलरेडी करे हुए हैं काफी नीचे के लेवल से. तो ये दोनों स्टॉक्स हम ट्रैक करते हैं, वी आर पॉजिटिव ऑन इट. और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के लिए पॉजिटिव व्यू है और इसमें पोजीशंस बना के रखनी चाहिए. ओके, बजाज फिनसर्व, अच्छा ये एनबीएफसी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिकली बजाज ट्विंस अभी आपको कैसे लग रहे हैं? दिव्यांशु मिश्रा जी पूछे. So I think Bajaj, मतलब we cannot compare both the stocks because थोड़ा बिजनेस अलग है, even though बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस की होल्डिंग है. नेवरदलेस हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में इशू हमेशा जो होता है वो कंजम्पशन का होता है, कि कंजम्पशन अगर इम्पैक्ट हो रही है तो बिजनेस भी इम्पैक्ट हो जाएगा. तो वो वाली चीज प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि रिटेल ही इतना सबसे बड़ा सेगमेंट है उसमें, और रिटेल को ही वो लेंडिंग करते हैं. तो वहां पर जब भी प्रेशर आएगा, जब भी स्ट्रेस आएगी, तो बजाज फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगी. अभी इस पॉइंट पे अगर हमें फाइनेंशियल्स चूज करना है, तो हम लेंडिंग फाइनेंशियल्स वो वाले चूज कर रहे हैं जहां पर कॉर्पोरेट्स लेंडिंग हो रही है, जहां पर केपेक्स कंपनीज करना चाहती हैं और वो उनको पैसा चाहिए. तो केपेक्स चाहे वो इंफ्रा की कंपनी कर रही हो, चाहे वो रिन्यूएबल्स की कंपनी कर रही हो, चाहे ऑयल एंड गैस की कंपनी कर रही हो, जो वो वाला केपेक्स कर रहे हैं उनको पैसा सबसे ज्यादा चाहिए. तो वो उसके लिए वो कॉर्पोरेट लेंडिंग करेंगे. तो कॉर्पोरेट लेंडिंग वाले जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि टॉप पीएसयूज बैंक, वो हमारे ज्यादा प्रेफरेंस है एज कम्पेयर टू एनबीएफसी. तो ऐसा नहीं है हम एनबीएफसी में इन्वेस्टेड नहीं है, हमारे कुछ हैं, लेकिन हमें लगता है कि वहां पर ज्यादा बेटर रिटर्न बन सकती है अगर हम कंपैरिजन करें तो. क्योंकि आप पोर्टफोलियो में सारा फाइनेंशियल्स नहीं बना सकते, एक सर्टेन परसेंटेज ही बना सकते हैं. तो एज एन एक्टिव स्ट्रैटेजी हम जो है वो पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जो टॉप 2-3 हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं. एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का भी पोर्शन है, बट दैट पोर्शन इज लिमिटेड टू 5 to 8% ऑफ आवर ओवरऑल स्ट्रैटेजी. पर सर ये सवाल बार बार आ रहा है कि बैंक्स ने तो ऑलरेडी नतीजे दिखा दिए हैं अच्छे, पिछले कुछ तिमाहियों से कंसिस्टेंटली अच्छे नतीजे दिखा रहे हैं, अभी भी चढ़ेंगे क्या ये सब? जो भी अभी हम बात कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा,
ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर यहाँ पर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो यहाँ से भी पैसा बनेगा 1-2 साल में? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें स्कोप ऑफ री रेटिंग और स्कोप ऑफ ओनरशिप बढ़ने का चांस एटलीस्ट नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में काफी ज्यादा है। बिकॉज आप हम ये समझिए कि बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ एनपीए साइकिल, एक्चुअली पिछले 2-2.5 साल में इनमें कुछ हुआ ही नहीं है फाइनेंशियल्स में। तो ये अगर हम पिछले 2 महीने पैक पुराने बात भी जाएं तो स्टॉक वाज, आई मीन बैंक निफ्टी वाज एट 32,500 और स्टॉक्स काफी ऑलमोस्ट 30-40% डाउन थे ये सारे के सारे। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखें कि हमने लास्ट ईयर हाई जो है वो 4200 के अराउंड बनाया था, उसके बाद हम 32,500 दो बार ही टेस्ट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी एक ब्रेकआउट अगर होगा तो एक ये नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, अबव 42,000 होगा। तो शॉर्ट टर्म में 43,500 हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई थिंक टारगेट्स हमारे काफी ज्यादा हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसमें वोलेटिलिटी वापस हो सकती है, क्योंकि हाई बीटा सेक्टर है, तो अगर मार्केट करेक्ट होगा, एफआई सेलिंग करेंगे तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन होता है। बट अगर किसी का मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, 12 to 18 मंथ से ज्यादा का है, तो मुझे लगता है कि इसमें सिस्टमेटिकली डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें री रेटिंग होने के चांसेस और अपसाइड पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा है। ओके रंजीत जी, एसबीआई करंट प्राइस पे तो नहीं बता सकते बिकॉज रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो थोड़ा स्टेबल होने दें, उसके बाद ही अपनी कॉल लें, या फिर 1 घंटे का ट्रेड देख लें अगर आप टेक्निकली कर रहे हैं, तो उसके बाद अपनी कुछ कॉल लें, अगर वो चढ़ता दिखे तो ठीक। लेकिन ऑलरेडी सब कुछ पच जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज जो रिजल्ट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट आ चुका होगा, तो प्लीज हाई लेवल पे थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत होगी आपको। सौरभ जी फिर पूछ रहे हैं कमेंस, वरुण बेवरेजेस, दीपक नाइट्राइट। सर स्टॉक्स तो सारे मतलब जो नाम आते हैं कभी कभी व्यूअर्स जो देते हैं, तो फंडामेंटली तो लगता है कि ये ओवर पीरियड टाइम अच्छे गेन्स दे देंगे। प्रॉब्लम होती है जो शॉर्ट टर्म में 1-2 क्वार्टर्स का जो हिकअप्स देखने को मिलते हैं और जो परेशानी देखने को मिलती है। इनमें से कोई स्टॉक जिसमें कुछ कंसर्न दिख रहा हो आपको, या फिर रख सकते हैं पोर्टफोलियो में? कमेंस, वरुण बेवरेजेस, दीपक नाइट्राइट। आई थिंक तीनों कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं। दीपक नाइट्रेट में आई थिंक थोड़ा वैल्यूएशंस का इशू हो सकता है, थोड़ी एलिवेटेड हैं। कमेंस कैपिटल गुड सेक्टर हमारा अगेन रिकमेंडेड है, इवन तो कमेंस में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। तो ये तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं, बट आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा समझने की जरूरत है कि किस प्राइस पे आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, या अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रुक कर बाय करना चाहिए। बिकॉज इनमें क्या है कि हेडविंड्स अभी भी हैं, स्पेशली अगर हम दीपक नाइट्रेट की बात करें, तो जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो अभी भी बहुत काफी फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, और जो इनके मार्जिन्स हैं वो भी काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट में देखा भी है। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल 3 स्टॉक्स, इवन वरुण बेवरेजेस, आर गुड टू होल्ड, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक वोलेटिलिटी रहेगी। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म तो इस समय वैसे भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ग्लोबल खबरों का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और अगर हम यहाँ से थोड़ा और स्ट्रेच हो गए तो वी विल बी रियली थोड़ा वो सिंक बहुत ज्यादा आउट हो जाएगा। ग्लोबल पीएस के मुकाबले इंडियन मार्केट वैसे ही बहुत ज्यादा चल चुके हैं। अच्छा, ये सर एक और थीम इस समय मार्केट में है जो अभी आपने बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स से, कैपिटल इंटेंसिव कारोबार से जुड़ी जो कंपनी है वो, और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एकदम से निचले स्रोत से खरीदारी आई है कुछ बजट रिलेटेड स्टॉक्स में, चाहे वो कैपिटल गेट्स गुड्स की थीम हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इनफैक्ट एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स चलना शुरू हो गए हैं। अब रेलवे स्टॉक्स को चढ़ते देखा हमने बजट से पहले, आरवीएनएल, आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स को। मेटल्स में स्टील अथॉरिटी चला है। मेरा इशारा है ये पीएसयू जो थीम है ना, ये मार्केट में फिर से डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और आप क्या एडवाइस करते हो, पीएसयू स्टॉक्स में अग्रेसिवली खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पे, या फिर पोर्टफोलियो में कुछ शामिल करने लायक कुछ स्टॉक्स हैं? सी आई थिंक इसमें अंडर परफॉर्मेंस इतनी रही है पिछले ऑलमोस्ट 10 साल में कि वो गिरे हैं, बड़े हैं, उसके अब ये ब्रेकआउट हुआ है फाइनली। तो इसमें अभी भी एक होप स्टोरी है कि हाउ मच दिस इज गोइंग टू डिलीवर, बिकॉज पीएसयू स्टॉक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि सप्लायर गवर्नमेंट है और पेमेंट्स गवर्नमेंट को करनी है, तो वो पेमेंट्स कितनी टाइम पर होंगी उसमें हमेशा डाउटफुल रहता है। इसलिए ये स्टॉक्स में वोलेटिलिटी और अंडर प्रेशर ज्यादा रहते हैं, और इन्होंने एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया है। तो अगेन वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दीज रेलवे स्टॉक्स एक्सेट्रा, बट इसमें जो इशू है वो ये है कि वो पेमेंट्स टाइम पे आएंगी नहीं आएंगी, वो वाला है। तो वो वर्किंग कैपिटल एक्चुअली हमेशा स्ट्रेच रहती है। अगर किसी को पीएसयूज देखने चाहिए तो मेरे हिसाब से डिफेंस थीम में देखने चाहिए,
क्योंकि वो डिफेंस वाली एक ऐसी थीम है जो कि ऑलमोस्ट काफी स्टॉप एंड स्टार्ट होने के बाद एक फाइनली अब लग रहा है कि अगले 5 साल का एक रनवे है डिफेंस स्टॉक्स में। तो उसमें अगेन हमारी प्रेफरेंस डिफेंस स्टॉक्स में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है रादर देन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इवन दो नो डाउट पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने भी अच्छा किया है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने भी अच्छा किया है। हमारी प्रेफरेंस प्राइवेट सेक्टर है, बट आई थिंक वो किसी को अगर पीएसयूज लेना है तो डिफेंस में एक पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें एटलीस्ट रनवे है। और जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस तरह की लिस्ट एक्सपोर्ट लिस्ट पे बैन लगाया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट 700-800 जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उन पे बैन लगा दिया है। तो आई थिंक इनमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि बनेगी। सो ये वाली अपॉर्चुनिटी ना बहुत लोगों से मिस भी हुई है। शिप यार्ड, शिप बिल्डिंग जो कंपनियां हैं, ये इतना जबरदस्त, मतलब बाजार ये मंदी दिखा कहाँ रही है, मैं तो ये सोच रहा था हाल फिलहाल में, क्योंकि इतनी तेज होने के पीछे कारण क्या है। और उसके बाद फिर निवेशकों का दूसरा सवाल होता है कि इन लेवल्स पे लेके फंस तो नहीं जाएंगे। इन लेवल्स पे तो डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंड टू एज। एक्चुअली फॉर डिस्क्लोजर पर्पसेस वी हैड अ पोजीशन इन मैसडॉक सम टाइम अगो, वी एक्चुअली सोल्ड इट लास्ट मंथ बिकॉज वी हैड इट फ्रॉम ऑलमोस्ट 250 लेवल्स। सो इसमें क्या है इशू कि ये कंपनीज एक टर्न अराउंड आया है, क्योंकि वो शिपिंग वाली जो सारी कंपनीज थी, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, मैसडॉक हो, इनमें सप्लाई चेन के इश्यूज चल रहे थे 2 साल से कोविड की वजह से। तो वो सारे इश्यूज अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं, और जो कॉस्ट थी जो कि एक तो स्काई रॉकेट हो गई थी, वो सारी कॉस्ट अब एक रीजनेबल लेवल पे आ रही है, तो वो बिजनेस भी बढ़ा है। बट इस इन लेवल्स पे आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 to 3x हो चुके हैं सारे के सारे स्टॉक्स। अगर आप जून जुलाई के लेवल्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 4 महीने में इतना अगर तेजी आती है तो वो स्टॉक्स फिर उसमें अगर प्राइस करेक्शन ना भी हो तो टाइम करेक्शन तो डेफिनेटली हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इनमें अभी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी की पोजीशन है तो उसको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या पूरा एग्जिट ले लेना चाहिए, जैसे हमने मैसडॉक में पूरा एग्जिट लिया है। तो उसके बाद जो है, जब करेक्शन आए स्टॉक में तब रीएवैल्यूएट करना चाहिए बिजनेस की कैसा उस स्टेटस है, और उसके हिसाब से फिर पोजीशन दोबारा बनानी चाहिए। राइट। सर ऑटोज पे आपका व्यू, क्योंकि टीवीएस मोटर्स के नतीजे आए हैं और ऑब्वियसली बाजार तो पहले ही एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि नतीजे इस पर बढ़िया ही कंपनी पोस्ट करेगी, पर ये बोल रहे हैं कि 47% मुनाफा बढ़ गया इनका। तो ओवरऑल इस समय ऑटोज पे क्या व्यू है, और टू व्हीलर थीम के साथ जाएं, कमर्शियल व्हीकल्स के साथ, या फिर पैसेंजर व्हीकल्स? सो आई थिंक वो क्वार्टर के रिजल्ट्स पे इतना मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली ऑटोज में, क्योंकि ऑटोज में क्या है कि जनरली ये टाइम जो होता है वो फेस्टिव टाइम होता है, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इवन दो Q2 में भी कुछ फेस्टिव सीजन थे साउथ इंडिया में, तो वो थोड़ी टीवीएस मोटर साउथ में ज्यादा केटर करती है, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट तो होता ही है, बिजनेस सीजनैलिटी इम्पैक्ट रहता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑटोज पे ये है कि इसमें टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर जो है वो ईवी जो साइकिल है उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि ईवी में प्राइवेट इक्विटी बैक्ड प्लेयर्स बहुत सारे हैं, चाहे ओला हो चाहे एथर हो, और छोटे प्लेयर्स भी काफी ज्यादा आ गए। तो आई थिंक वो कंपटीशन सबसे ज्यादा ईवी का जो आएगा वो टू व्हीलर्स में आएगा। अच्छा। तो इसलिए वहां पर बहुत सेलेक्टिव होके करना चाहिए, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे टीवीएस हो, चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, सेलेक्टिव होना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस टू व्हीलर्स में नहीं है, मेरी प्रेफरेंस ज्यादा एसयूवीज में और कमर्शियल व्हीकल्स में है, क्योंकि वहां पर साइकिल काफी टाइम बाद चेंज हुई है, जो कि हम वाहन रजिस्ट्रेशन के नंबर्स भी देख रहे हैं। तो उससे लगता है कि ऑलमोस्ट कोविड के बाद 2019-20 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, जहां पर काफी सारी हेडविंड्स एक साथ हो गई थी, वो सब ईज आउट हो रही हैं। और ऑटो में वहां पर अशोक लीलैंड हो गया, बॉश हो गया, इन स्टॉक्स को इवैल्यूएट करके इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके राइट। सर एक कमेंट आपका फिर से अमेरिकन मार्केट्स पे चाहिए होगा, क्योंकि अभी मुद्दा फिर से यही आ जाएगा कि इस बार महंगाई के जो आंकड़े आने हैं अमेरिका में, वहां पर थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। डू यू फील कि अगर 8% या उससे नीचे आ गई महंगाई तो ये ट्रिगर पॉइंट बनेगा मार्केट्स के लिए, या फिर अभी भी फेड जो है वो अपने रेट हाइक का क्वांटम जारी रखेगा? बिकॉज इस बार फिर से जो उनकी फेड पॉलिसी आई थी, बिल्कुल उन्होंने नकार दिया था कि अभी रेट पॉज तो नहीं हो सकता,
लेकिन गोइंग फॉरवर्ड रेट हाइक्स होंगी। ये इन्फ्लेशन का डेटा कितना अहम है जो इस बार आने वाला है इस हफ्ते? हाँ, सो आई थिंक आज मंडे है, थर्सडे को इन्फ्लेशन का डेटा आएगा शाम को 6 बजे यूएस का। इसमें क्या है कि थोड़ा तो एक्सपेक्टेड है कि डाउन आएगा, क्योंकि प्राइजेस काफी चीजों के कम हुए हैं, लॉजिस्टिक के, यूज्ड कार प्राइजेस के, इन सब के प्राइजेस कम हुए हैं, तो वो इन्फ्लेशन में आई थिंक रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म रैली कैन नॉट बी रूल्ड आउट 1-2 दिन के लिए। बट आई थिंक मीडियम टर्म की अगर हम बात करें, लेट से 2 से 3 महीने की, तो अभी भी मुझे लगता है कि काफी हेडविंड्स हैं ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली यूएस में, क्योंकि रेट हाइक्स कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा नहीं है कि रेट हाइक्स बंद हो रही हैं, रेट हाइक्स कंटिन्यू रहेंगी। दूसरा क्या है कि कल 8 नवंबर को वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो वहां पर अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो एक स्प्लिट हाउस हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि कोई भी स्टिमुलस या फिस्कल स्टिमुलस वो इतनी आसान नहीं होगा पास करना। तो पहले क्या होता था, जैसे कोविड के टाइम पे इतना ज्यादा इकोनॉमिक स्टिमुलस दे दिया गया कि वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर गया। तो मुझे लगता नहीं कि अभी वो स्टिमुलस पॉसिबल हो पाएगा, स्पेशली अगर हंग हाउस हो गया मिड टर्म इलेक्शन। तो आई थिंक ये 2-3 इवेंट्स हैं, इनको और देख लेना चाहिए, और उसके बाद थोड़ी एक ट्रेजेक्टरी डिसाइड होगी। आई थिंक एक और कंसर्न है विच इज द टैक्स लॉस, क्योंकि यूएस का फाइनेंशियल ईयर दिसंबर एंड होता है, तो हमेशा वो कहते हैं कि सेंटा क्लॉज रैली होगी, बट इस बार क्या है कि लॉसेस ज्यादा हैं। तो वो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो दिसंबर में होती है, वो मुझे लगता है कि एक रिस्क ये है कि वो नवंबर में ही हो जाए, या नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में हो जाए। तो आई थिंक वो ये 2-3 हेडविंड्स है मेरे हिसाब से, नेगेटिव फैक्टर्स हैं, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रक्चर सारे यूएस इंडिसेस का बहुत खराब है, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे वो S&P हो। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में मूव्स हो सकते हैं कि S&P 4050 4100 टाइप्स हो जाए, बट मुझे बड़ा मूव या बड़ा ब्रेकआउट अभी यूएस मार्केट्स में नहीं लगता। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर भी फर्स्ट हाफ में प्रेशर में रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राइट अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, साथ साथ व्यूअर्स की मदद करने के लिए। व्यूअर्स को बता दूं कि जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, स्टैंड डिस्क्लेमर ये है कि इनको आप एक एजुकेशनल पर्पस की तरह देखो, और कोई भी निवेश से पहले अपना रिस्क एपेटाइट और अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लो। अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मार्केट्स अभी प्री इंडिकेटिव एक्शन आना शुरू होगा, लेकिन आज हो सकता है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार बता रहे हैं, तो यहाँ पर निचले स्रोत से खरीदारी के चांसेस ज्यादा बनते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करके एक लेवल पे पहुंच रहे हैं। दैट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कल रात को चेक कर रहा था, वो था 18,300 18,350। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको रिस्पेक्ट देना भी बहुत जरूरी है मार्केट को। ये पिछले स्विंग के आसपास भी आके टकराता है, जो स्विंग हमने जनवरी 2022 में देखा है। तो यही बात है कि 100 पॉइंट ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास पहुंचते चले जाएंगे, और उनको फिर रिस्पेक्ट देना थोड़ा यहाँ पर बाजार को जरूरी होगा। तो एकदम से रन अवे रैली नहीं, इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास फंसेंगे, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने रिस्क एपेटाइट को ज्यादा क्लोजली वॉच कीजिएगा, और जरूरत से बड़ी पोजीशंस इन लेवल्स पे बाजार पे बनाने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बिज तक, और जिन भी क्वेरीज को भी एड्रेस नहीं कर पाए हैं, दोपहर को आफ्टरनून सेशन में उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, नमस्कार। थैंक यू।